हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में बजट के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही मोर रिविजन्स वीडियोस जो है आने वाले हैं इस चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन, सेकंड इलस्ट्रेशन एंड थर्ड इलस्ट्रेशन मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ईजी है ना, यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल। तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 3 से। तो इलस्ट्रेशन 3 में ये क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी जो है ना वो 8,000 जो है नॉर्मली प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसने प्लान किया है जनवरी में प्रोड्यूस करने का 10,000, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के कारण वो सिर्फ 6,000 ही प्रोड्यूस कर पाई। मतलब वो नॉर्मल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाई, उससे भी 2,000 कम कर पाई। ठीक है, फिर भी एक फोरमैन जो बोलते हैं कि उसको है ना 10%, मतलब एक फोरमैन होता है उसको 10% की मिलती है बोनस। बट वो इस बार क्या कहता है कि मुझे है ना ₹88.0 का मतलब बोनस पे करो इस बार। तो वर्कमैन कहता है कि भाई एक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो गया, फिर तुम हमसे डिमांड कर रहे हो कि तुम्हें इतना पे करना चाहिए हमको, तो बोनस देना चाहिए। तो उसी बेसिस पे बताना है कि वर्क वर्क मैनेजर ने जो कहा है तुम उस पर एग्री करते हो, या फिर जो फोरमैन है उसको उतना बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अब क्या होता है, ये कुछ फॉलोइंग फिगर्स दे रखे हैं, उनके बेसिस में हम मतलब बताएंगे कि उसको बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो सैलरी ऑफ फोरमैन सब में फिक्स दिख रही है तो फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट लेवल वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जो पर यूनिट पे सेम होती है। जैसे कि अगर 8,000 पे 0.09 है तो 10,000 पे भी 0.09 ही होनी चाहिए, 0.09। तब तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर पर यूनिट कॉस्ट में भी डिफरेंस है और अमाउंट में भी डिफरेंस है तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जैसे कि हम 720 को 8,000 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.09 आता है, और 900 को जब 10,000 से डिवाइड करते हैं तो 0.09 आता है। तो बेसिकली ये जो है पर यूनिट कॉस्ट पे सेम है। तो पर यूनिट कॉस्ट पे सेम होने की वजह से ये वेरिएबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर यूनिट कॉस्ट पे भी सेम नहीं है, इसलिए वो सेमी वेरिएबल है। यू कैन कैलकुलेट इट लाइन बाय लाइन, जैसे कि 600 को डिवाइड कर लो 8,000 से, फिर 650 को डिवाइड कर लो। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकती, इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ बोलती रहूँगी ताकि वीडियो फटाफट फटाफट थोड़े टाइम में सारे क्वेश्चंस कवर हो पाए। अगर मैं लिखने चली गई सारे तो फिर आज पूरा दिन इस बजट में निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं, है ना। तो आप बस सुनते रहिए और खुद कैलकुलेटर पे साइड बाय साइड सॉल्व करते रहिए। तो 600 को डिवाइड कर देंगे 8,000 से, और 650 को 10,000 से करेंगे तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, विच मीन्स ये पर यूनिट कॉस्ट पे भी सेम नहीं है एंड अमाउंट भी सेम नहीं है। तो सेमी वेरिएबल, सेम इन केस ऑफ पावर, सेमी वेरिएबल। टूल्स कंज्यूम्ड 320 को 8,000 से डिवाइड करो एंड देन 400 को करो, दोनों पे 0.04 आएगा, तो टूल्स कंज्यूम्ड इज वेरिएबल। एंड लास्ट के तीन, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सब पे सेम है, तो इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ हम है ना एक टेबल बनाएंगे जिसमें सी, वेट लेट मी शो यू द आंसर। ये टेबल बना है, इसमें हमको लिखना है नेचर ऑफ कॉस्ट। तो नेचर ऑफ कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। तो सारी कॉस्ट लिख दो पहले, फिर उनका नेचर लिख दो, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिर हमको जो एक्सपेंस नॉर्मल बंद के है दैट इज 8,000, 8,000 के अमाउंट्स दे रखी है सारी, वो लिख दो। देन जब जितने हमने प्लान किए थे 10,000 हमने प्लान किए थे, तो 10,000 की एक्सपेंस सब कुछ दे रखे हैं वो देख दो। फिर है ना फ्लेक्सिबल के लिए स्पेस छोड़ के एक्चुअल एक्सपेंस जितने भी दे रखे हैं ना वो सारे एज इट इज लिख लो। तो ये तीनों एज इट इज हमको लिखने हैं, और एक्चुअल से पहले हम प्लान एक्सपेंस के बाद फ्लेक्सिबल बजट का लिखना है, और फिर एक्चुअल और फ्लेक्सिबल में जो डिफरेंस आएगा ना वो लिखना है हमको। So basically, 5 minus 4, that actual expense minus expense as plus flexible budget is equals to difference. तो expense as per flexible budget क्या दे रखा है, मतलब सॉरी दे क्या रखा है, कैलकुलेट करना है। जो फिक्स्ड है वो सारे फिक्स्ड ही रहेंगे, तो हमने फिक्स्ड के फिक्स सारे लिख लिए। देन वेरिएबल का हमारा 0.09 आ रहा था, 720 डिवाइड बाय 8,000 इक्वल्स टू 0.09। तो 0.09 को हम फ्लेक्सिबल बजट दैट इज 6,000 पे हम लोग को बनाना है, तो 0.09 को हम 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 आ जाएगा। देन 800 डिवाइड बाय 8,000 कितना होता है, 800 डिवाइड बाय 8,000 0.1 आ गया। 0.1 को हम 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा।
ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंस इस तरीके से हम अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से, क्योंकि 6000 की हमको कैलकुलेट करने, तो वेरिएबल आ जाएगा। अब सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेमी वेरिएबल में हमको है ना जो कॉस्ट है ना उसको डिवाइड करना है डिफरेंस से। मतलब पहले तो दोनों कॉस्ट की डिफरेंस, जैसे कि 650 माइनस 600 डिवाइड बाय 10,000 माइनस 8,000। ठीक है, तो 650 को माइनस करो 600 से, उसको डिवाइड करो 2000 से, दैट इज 10,000 माइनस 8,000। तो आंसर क्या आ गया 0.025। इतने की तो ना वेरिएबल कॉस्ट है, तो 0.025 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम 8,000 से, तो 200 जो है वेरिएबल कॉस्ट है। जो 200 माइनस 600 करेंगे तो सेमी वेरिएबल, तो रिपेयर मेंटेनेंस में 8,000 में 200 की तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, 200 इज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से 200 वेरिएबल है तो 400 फिक्स्ड होगा, तो इसमें भी 400 फिक्स्ड होगा, इसमें भी 400 फिक्स्ड होगा, तो 400 तो हो ही गया। फिर पॉइंट 025 को हम फिर 0.025 को जब हम 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वेरिएबल आ जाएगा, दैट इज 150, और 400 का फिक्स था, तो 150 प्लस 400 इक्वल्स टू 550। तो ये हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ पावर, सेमी वेरिएबल है तो पहले हम 875 माइनस 800 करेंगे, 875 माइनस 800 डिवाइड बाय 2000, क्योंकि 10,000 माइनस 2000। अब 0.0375 की हमारे पास जो है वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हम अगर 8,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 10,000 से भी कर सकते हो, दैट इज सेम, फिर तुमको 10,000 वाले अमाउंट से माइनस करना होगा। तो इसमें ना 300 रुपये की जो है वेरिएबल कॉस्ट है पावर में, तो 500 रुपये का फिक्स्ड होगा, तो 500 तो यहाँ कंफर्म ही है कि 500 आएगा। उसके बाद 0.0375 जो हमने कैलकुलेट करा उसको हम 6000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, और 500 उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 725 के पास हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 725। ठीक है, ऐसे करके हमने ये सारा फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, सेमी वेरिएबल निकाल लिया, देन उसका टोटल हो गया। टोटल में जो डिफरेंस है वो दैट इज हमको प्लान सॉरी एक्चुअल माइनस फ्लेक्सिबल करना था, तो 285 आ गया। फिर अब कंक्लूजन क्या दे रखा था, अबव स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट शोज दैट द कंसर्न एक्सपेंसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी हैव इंक्रीज्ड बाय 285 एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल बजट। अंडर सच circumstances, assuming the expenses are controllable and based on the financial productive perspective, the foreman, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इसलिए of the foreman company should not be entitled for any performance bonus for the month, तो उसको कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं देना है। तो जो फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से और जो हमारा एक्चुअल, तो हमारे अगर एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हो तो हम कैसे बोनस दे सकते हैं। अगर हमारे एक्चुअल अगर ये नेगेटिव में आ रहा होता ना तब तो फिर हम बोनस देते, अभी पॉजिटिव में आ रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंस जो है ज़्यादा है, जितने हमने सोचे थे उससे कई ज़्यादा एक्सपेंस हमको हो गए, तो हम कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं देंगे और वर्कमैन से एग्री करेंगे। ये वर्किंग नोट दे रखा है जैसे मैंने समझाया था। ये डिफरेंस हो गया, ये हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट से निकल जाएगी, उसके डिफरेंस पे फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। इट्स वेरी इजी। फोर्थ इलस्ट्रेशन, वैसे फुल पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, बट फोर्थ इलस्ट्रेशन तक तो इट्स मोर इजी, इसीलिए 1 2 3 करवाने में आया है। एक्चुअली मैंने 1 2 3 करवाया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरा लैपटॉप बंद हो गया था एंड वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, सो आई जस्ट थॉट कि अब वापस उसको पढ़ के कोई सेंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, विच इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 5 ना। 5 इलस्ट्रेशन है क्या इसमें, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब सीधा पता नहीं, देखते हैं, रुको। नाउ इलस्ट्रेशन 4, सॉरी वो इलस्ट्रेशन 3 था, तो सॉरी पहले के 2 इलस्ट्रेशन मैंने नहीं करवाए जो बहुत इजी है, जो आप खुद कर सकते हो इजीली। 0.47 पे है ना, 0.47 तो अभी बहुत आगे है।
इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में पहले पूछा गया है कि हमको बनानी है प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। प्रोडक्शन बजट को बनाना है इन यूनिट्स में। रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट दे रखा है, रॉ मटेरियल परचेज बजट दे रखा, सॉरी प्रोडक्शन बजट पूछा है, कंजप्शन बजट पूछा है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का परचेज बजट पूछा है, और प्राइस स्टोर लेजर्स कार्ड फॉर द रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही पूछ ही लिया है इसने। प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट एंड रॉ मटेरियल परचेज बजट एंड प्राइस स्टोर लेजर यूजिंग फीफो मेथड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमको कहता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है जिसकी क्वार्टर वाइज सेल्स जो है ना, तो पहले क्वार्टर में 30,000 है, दूसरे क्वार्टर में 37,500 की है, फिर चौथे में 41250 दैट इज 41,250, फोर्थ क्वार्टर में 45। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो पहले तो हम सेल्स इन फोर क्वार्टर को प्लस कर लो सारे को, तो एनुअल आ जाएगी हमारे पास। टोटल एनुअल प्रोडक्शन आ जाएगा जब हम 30,000 फॉर 2 3 4 को प्लस करेंगे। ठीक है, फिर हमको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं सेल्स में से, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं क्योंकि वी ऑल नो दैट, तब हमारे पास परचेज आ जाएगा। और अगर परचेज दे रखा होता है तो हम ओपनिंग को प्लस करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं, तो सेल्स आ जाता है। तो अपोजिट करना है, ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी अंडरस्टूड। तो हमने अब तो एनुअल प्रोडक्शन आ जाएगा हमारे पास, वो पहले तो हम प्लस करते हैं। 30,000 प्लस 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000, 153,750 आ गया। इसमें से हम 6,000 माइनस कर देंगे और फिर हम प्लस कर देंगे 12,250 जो कि है क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,60,000 की जो है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दैट इज परचेज, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आ गया। एनुअल है ये सारा। फिर हमको प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो अब प्रोडक्शन बजट में हम पहले तो सेल्स लिख देंगे चारों क्वार्टर की। ठीक है, प्रोडक्शन बजट में चारों क्वार्टर की सेल्स लिखो फटाफट फास्ट। चारों क्वार्टर की सेल्स लिखी। देन ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन की प्रोडक्शन बजट का ही हमको डेटा दे रखा है अभी आगे, कि प्रोडक्शन पैटर्न जो है ना ईच क्वार्टर में 80% है ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर। तो करंट क्वार्टर में अगर 30,000 की सेल हो रही है तो उसका 80% प्रोडक्शन जो है करंट क्वार्टर में हुआ है, एंड देन द ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब जैसे 30,000 इस क्वार्टर में हो रहा है, अगले में 37,500 हो रहा है, तो अब जो 37,500 का 80% है ना, वो फर्स्ट क्वार्टर में उतना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो कंपनी मेंटेन करती है दिस 20% सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर as closing stock of current quarter. The company maintains 20% of sales of next quarter as closing stock of current quarter. सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। अब जो है ना 30,000 है, उसका 80% है ना करंट क्वार्टर में प्रोड्यूस हो रहा है, और 37,500 का 20% भी करंट क्वार्टर में ही प्रोड्यूस हो रहा है। जिससे हम एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये हमको क्वार्टर्स दे रखे हैं, 30,000 का 80% करंट क्वार्टर में और 37,500 का 20%। देन 37,500 का 80%, फिर 41,250 का 20%, देन 41,250 का 80% इन करंट क्वार्टर, एंड 45,000 का 20%, फिर 45,000 का 80% इन करंट क्वार्टर। और नेक्स्ट का हमको नहीं दे रखा है, वो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इसका टोटल हमारे पास आ गया, इसका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया। ठीक है, और ये हमको 160,000 जो अभी हमने कैलकुलेट करा वो दे रखा है, तो 160,000 और 160,000 और इन तीन के टोटल में जो डिफरेंस है वो 48,250 का आता है। फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 1250 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो हमारे को 20% वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू ये हमारे पास आ गया। ये हमारा प्रोडक्शन बजट बन गया।
उसके बाद हमको रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट पूछा है, ठीक है, कि हमको रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बताना है। तो ये जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रखे हैं वो लिख देंगे पहले तो हम 31,500, 38,250 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट हमको, पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब पता लगेगा मुझे, मैंने पढ़ा नहीं है भाई, वरना यू विल से कि आंसर देख के बस बता दिया, इसलिए मैं पूरा पढ़ती हूँ आप। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000, जो कि हमको रॉ मटेरियल परचेज बजट निकालने के लिए काम आएगा। और फिर 5,000, फिर ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट, तो अभी हमने यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन निकाल लिया। टोटल प्रोडक्शन में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को सबसे, तब हमारे पास जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। हाँ, टोटल रॉ मटेरियल कंजप्शन आ गया। अब टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन में हमको क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करना है एंड ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना है, तो हमारे पास मटेरियल परचेज्ड आ जाएगा। ठीक है, मटेरियल परचेज्ड आ जाएगा। मैं दिखा देती हूँ एक बार, उससे पहले कि मैं ये पढ़ देती हूँ कि कंपनी जो है ना 30%, 50% और 20% को प्रोड्यूस करती है टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट से। उसकी प्राइस 234 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 है और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज। प्रोडक्शन बजट हमने बना लिया, रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट भी बना लिया इंटू 2 करके प्रोडक्शन में से। फिर प्रोडक्शन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज भी आ गया है। रॉ मटेरियल परचेज अब जितना आया है ना, जैसे ये 315,000 है, अब इसका जो परसेंटेज है, पहले तो हमको क्वार्टर्स लिखने हैं, फिर इतने एनुअल रिक्वायरमेंट के परसेंटेज है। अब 315,000 को इन सबसे इतने परसेंटेज से हमने मल्टीप्लाई करा, तो फिर रेट पर केजी दे रखा है, तो अमाउंट आ गया 913500। नाउ हमको स्टोर लेजर बनाना है। स्टोर लेजर मैं बोल के बताती हूँ क्योंकि ये पूरा दिखेगा नहीं, क्योंकि ये रिवर्स हो रखा है। ठीक है, तो ये पहले क्वार्टर का अपने को ओपनिंग बैलेंस जो है दे रखा था 10,000। 2 रुपए की यूनिट है सबकी, दो रॉ मटेरियल 2 रुपए का हमको दे रखा है। फिर 3,15,000 को जब हमने 30% से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास परचेज आ गई 94,500 की, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। कंजम्पशन भी हमने कैलकुलेट कर रखा है 31,500 इंटू 2। ठीक है, तो अब हम ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस कंजप्शन जब करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस। पहले क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस जो है अगले क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर अगेन वही हमको परचेज लिखनी है, परचेज लिखने के बाद कंजम्पशन लिखना है। परचेज हमने कैलकुलेट करी थी 315,000 का 50% सेकेंड क्वार्टर में, फिर इंटू 2 करके हमने 38,250 इंटू 2 करके कंजम्पशन को कैलकुलेट किया था। तो ऐसे करके हमारे पास फिर से क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, फिर वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। देन ओपनिंग बैलेंस में हम परचेज को ऐड कर देते हैं जैसे कैलकुलेट की हमने, फिर कंजम्पशन को लिख देते हैं हम। कंजम्पशन ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन करके हमारे पास फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। देन जो फोर्थ क्वार्टर है ना, उसमें हमने कोई परचेज नहीं करी, लेकिन कंजम्पशन हमने किया है। कंजम्पशन कितने का किया है हमने, 48,215 टू 296। तो हमने जो कंजम्पशन किया है वो लिख दिया हमने, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो अब फोर्थ क्वार्टर का ना हमको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 5,000 ऑलरेडी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो 45 हमको टोटल पहले तो कंज्यूम करना था 76,500 का, तो 41,500 पहले में से चला जाएगा। देन 157,500 माइनस 76,500 करेंगे तो 35,000 आ जाएगा, जो कि बाद में 157 से चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला ओपनिंग बैलेंस से एंड देन परचेजेस से जाएगा। तो ऐसे करके जितना जिसका अमाउंट दे रखा है वो करके हमारा ये लेजर जो है कंप्लीट होता है फीफो वाला। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट illustration number 5. Illustration 5.
एक कंपनी जो है एंगेज है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब assemblies required for certain electronic equipment. A company envisages that in the forthcoming month December, the sales will be in the ratio of 3:4:2 respectively of sub assemblies ACB, MCB and DP. The following is the schedule of components required for manufacture. ठीक है, ये दे रखा है हमको अमाउंट, सेलिंग प्राइस दे रखी है, बेस बोर्ड का दे रखा है, IC8, IC12 एंड IC26 दे रखा है. देन डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड्स रिक्वायर्ड फॉर द सब असेंबलीज आर एज फॉलोज. ये हमको दे रखी है. लेबरर्स जो है ना 8 आवर्स अ डे 25 डेज, मतलब 25 दिन महीने में काम करती है 8 घंटे, तो 25 इंटू 8, तो टोटल 200 घंटे वो महीने में काम करती है. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है. फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं फॉर द मंथ एंड अ मंथली प्रॉफिट. अब फिक्स्ड ओवरहेड 75-200 पर मंथ दे रखे हैं, तो 75-200 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो एक दिन में 30288, सॉरी 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो हमेशा ही होंगी. फॉर द मंथ एंड अ monthly profit target of 12 lakhs has been set. Company is eager for a reduction of closing inventories for the month of December of sub-assemblies and the components by 10% of quantity as compared to the opening stock. Prepare करना है हमको sale budget, production budget and the component uses budget and component purchase budget in quantity and value. Manpower budget showing the number of workers and the amount of wages payable. सेलिंग प्राइस दे रखा है 520, 500 एंड 350. तो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन, पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे कंट्रीब्यूशन को शो करते हुए. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट जब हम माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तब हमको कंट्रीब्यूशन आ जाता है. कंट्रीब्यूशन में जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमको प्रॉफिट आ जाता है. तो सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 520, 500 एंड 350 एंड कंपोनेंट्स हमको कंपोनेंट्स दे रखे हैं ABC, MCB, DP के हम चार कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. बेस बोर्ड IC08, 12 एंड 26. तो जब हम इसको ACB वाले को ग्रेड A 1 16:1 एंड 16:1 परचेज प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ गया. देन 20:8, 20:2 एंड 20:2, तो 80, 40 आ गया. इस ये अमाउंट का कैलकुलेशन बता रही हूँ. जो नीचे परचेज प्राइस दे रखा है उससे जितनी रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास ये अमाउंट आ जाएंगी कि कितनी कॉस्ट हमको इनकर हुई है. फिर 12 इंटू 4, 12 इंटू 10 एंड 12 इंटू 4 अगेन 48, 120, 48. Then 8 into 2 16, 8 into 6 48 and 8 into 8 64. तो 16, 48, 64. Now लेबर दे रखे हैं हमको ग्रेड A, ग्रेड B एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड. तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एज इट इज 36, 24, 24 दे रखा है हमको. 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 6 30 एंड देन 5 इंटू 4 20. ग्रेड A के आ गया. 4 क्योंकि डायरेक्ट वेज रेट पर आवर 4 दे रखा है और 5 दे रखा है, तो 5 वाला हमने कैलकुलेट कर दिया. 4 इंटू 16, 4 इंटू 12 एंड 4 इंटू 8 64, 48, 32. ये हमारा ग्रेड B का आ गया. यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं हम लोग कि ये एट द डेट जो है 60 रुपीज़ है और 111 था. इसमें एट द डेट 20 रुपीज़, 12 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़, ये एट द डेट 5 एंड एट द डेट 4 एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट हमको दे रखी है उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया. तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ गई ये 60 से लेके 36 तक का जो भी टोटल है वो. बेसबोर्ड प्लस IC08, 12, 26 ग्रेड A, B एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर एंड इनका टोटल इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. अब सेलिंग प्राइस 520 माइनस मतलब A माइनस B कर दिया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया. ठीक है, कंट्रीब्यूशन हियर इट इज A माइनस B इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन. सेल्स रेशियो हमको दे रखा है 3:4:2.
सेल्स रेशियो दे रखा है टॉप ऑफ द क्वेश्चन की थर्ड लाइन पे 342। अब 342 से हम जब इसको कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स रेशियो आ जाता है। नाउ 932 फिक्स्ड डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर द फोर्थ कमिंग है। फिक्स्ड ओवरहेड हमको दे रखा है 757 200 का। डिजायर्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड ओवरहेड हमको दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन 932 का है, तो हमको 957 को 932 से करेंगे तो पर बैच आ जाएगा हमारे पास 2100 बैचेस है। देन बजट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, सेल्स बजट। सेल्स अभी हमने कैलकुलेट करा 2100 बैच है, तो 21 इंटू 3 इंटू 4 रेशो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स की क्वांटिटी आ जाएगी। फिर सेल्स की क्वांटिटी को सेलिंग में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारे पास परचेज आ जाएगा। दैट फिर प्रोडक्शन बजट हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सेल्स बजट में हमने क्या किया, पहले तो जितनी बैचेस हैं उनको सेल्स की रेशियो से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास सेल्स की क्वांटिटी आ गई। सेल्स का प्राइस हमको दे रखा था तो सेल्स वैल्यू आ गया। देन सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक को जब हम प्लस करते हैं एंड ओपनिंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाती है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दे रखा है ना, हाँ 720। तो है ना क्लोजिंग स्टॉक जो है कैलकुलेट करना है, मतलब बेसिकली दे ही रखा है लेकिन उसका एडजस्टमेंट दे रखा है। क्या बोल रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग स्टॉक से 10% कम है। तो जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 800 1200 एंड 2800 है, तो 800 माइनस 10% दैट इज 720 is the closing stock, and then 1200 minus 10% is equals to 1080 is the closing stock, and then 2800 minus 10% that is 2520 is the closing stock. So basically opening closing stock जो है वो 10% कम है ओपनिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक हमको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग 10% माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन आ गया। देन कंपोनेंट यूजेज बजट। कंपोनेंट यूजेज बजट में हमको प्रोडक्शन अभी हमने कैलकुलेट करी, प्रोडक्शन लिखेंगे हम पहले। देन बेसबोर्ड सिर्फ एक 1 रुपीज़ का है तो 1 इंटू कर दिया, इसको 1 ईच है, तीनों में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो वो 1 रेशो, ठीक है 1 1 1। देन कंपोनेंट ऐसे भी हमको 8:2:2 में दे रखा है। 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, मतलब जितने भी उसके वो दे रखे थे रिक्वायरमेंट्स उसको हम प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंपोनेंट यूजेज बजट आ जाएगा। ओके, सो प्रोडक्शन हमने जैसे कि कैलकुलेट किया तो 620 इंटू 1, 820 इंटू 1, 3920 इंटू 1 तो बेस बोर्ड का आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट ऐसे भी 0 का आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12 का आ जाएगा। 26 में 268 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। नाउ कंपोनेंट परचेज बजट। अभी हमने इसकी यूसेज कैलकुलेट करी, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक दैट इज ओपनिंग स्टॉक से 10% कम, और फिर ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमको दे रखा है 1600 1200 6000 एंड 4000। अब तो 1600 माइनस 10%, 1200 माइनस 10%, 6000 माइनस 10% एंड 4000 माइनस 10% करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। तो पहले हम ये बना लेंगे कि यूजर प्रोडक्शन में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करा, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना, जिनके भी अमाउंट्स गिवन है वो दे दिए, उसके बाद कैलकुलेट करके तो वो ईजी रहेगा। फिर परचेज प्राइस हमको दे रखी है 60 20 एंड 12 की। 60 20 तो परचेज प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परचेज की वैल्यू आ जाएगी। यूसेज बजट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उनसे प्रोडक्शन को, तो यूसेज बजट आ गया। फिर परचेज बजट में ओपनिंग क्लोजिंग माइनस कर दिया। देन लास्ट बजट हमारे पास बनता है मैन पावर का। ये दोनों हमने अभी करे। अब मैन पावर बजट, प्रोडक्शन बजटेड दे रखी है हमारे पास, हमने अभी कैलकुलेट करी है, दे नहीं रखी थी 6220 800। ये आवर्स दे रखे हैं हमको
ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के 864 एंड 16 12 8 16 12 8। फिर टोटल आवर्स आ गए। आवर्स पर मंथ 200, 25 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 200। नंबर ऑफ वर्कर्स पर मंथ A डिवाइड बाय B, टोटल आवर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स पर मंथ आ जाएगा। वेज रेट पर मंथ हमको now moving on to next question। तो इलस्ट्रेशन 6 में ना हमको बेसिकली उल्टी कॉस्ट शीट ही बनानी है। तो एक बार रीड कर लेती हूँ मैं उसको। हमको दे रखा है सब कुछ उसमें, दैट इज़ बेसिकली मास्टर बजट है, जिससे उल्टी कॉस्ट शीट बनी हुई है वैसे ही, बस दैट्स इट। पढ़ लेते हैं एक बार। फ्लोर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स टू प्रिपेयर द मास्टर बजट। मास्टर बजट समझ लो कि उल्टी कॉस्ट शीट है, क्योंकि वैसा ही है वो फॉर्मेट। प्रिपेयर द मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या दे रखा है हमको, सेल्स दे रखी है, टफन ग्लास, बेंट ग्लास, रेड मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 60% ऑफ सेल्स। तो 8 लाख का 60%, 6 + 2 = सेल्स है, तो 8 लाख का 60% हो गया। वेजेस दे रखा है 20 इंटू 150 वर्कर्स पर मंथ, 20 इंटू 150 इंटू 12 मंथ्स, तो 12 महीनों की हमारे पास डायरेक्ट वेजेस आ जाएगी। 12 महीने होते हैं एक साल में। Then 500 per month, 500 into 12, 400 into 12 and 2.5% का सेल्स का 2.5%, 8 लाख इंटू 2.5%। स्टोर्स एंड रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन लाइट डायरेक्ट गिवन है। अदर सैलरीज को 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस करेंगे, जितनी भी वेजेस आएगी उसका 10%। देन एडमिन सेलिंग एक्सपेंस 36,000 के अगेन गिवन है। तो ये हमारा सेल्स का टोटल है। फिर हमको डायरेक्ट लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस कर देंगे, तो हमको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, मतलब 60% दे रखा था। डायरेक्ट वेजेस दे रखा था 20 इंटू 150 पर मंथ था। तो फिर प्राइम कॉस्ट आ गया डायरेक्ट वेजेस वो करने पे। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में वर्क मैनेजर सैलरी, फोरमैन सैलरी, डेप्रिसिएशन, लाइट एंड पावर आ जाएगा। फिर वेरिएबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस, ये हमारे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस वर्क कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एडमिन सेलिंग के एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो हमारा वो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट वेजेस से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स वेरिएबल से वर्क कॉस्ट आ जाएगा, सेल्स मैन वर्क कॉस्ट में एडमिन तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये ना जीरो बेस्ड बजटिंग पे थ्योरी क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, ऐसा मैंने देखा है, तो पढ़ लेना एक बार। ऑल्दो मैं तो थ्योरी नहीं पढ़ रही, बट ठीक है अगर आप लोग का मन हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट आई गेस इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए क्या? इलस्ट्रेशन 7 अभी बाकी है, पेज 6-9 पे है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ अब आ गया है हमारे पास इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 में ना बेसिकली फॉर्मूलाज ही अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं। एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल इंटू 100। एफिशिएंसी में एस डिवाइड बाय ए इंटू 100, एस डिवाइड बाय ए इंटू। एक्टिविटी रेशियो में स्टैंडर्ड डिवाइड बाय बजटेड इंटू 100। कैलेंडर में अवेलेबल वर्किंग डेज इंटू बजटेड वर्किंग डेज इंटू 100। तो efficiency ratio is equals to standard hours divided by actual hours into 100. Activity ratio is equals to 10 standard hours divided by budgeted hours into 100.
Calendar ratio is equals to available working days divided by budgeted working days into 100. Standard capacity ratio, usage ratio में budgeted hours divided by maximum possible hours in budgeted period into 100. Then actual capacity usage ratio में actual hours worked divided by maximum possible working hours in a period into 100. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमको फॉर्मूलाज अप्लाई करके इलस्ट्रेशन 7 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा 35 मिनट्स तक का हो चुका है सारे इलस्ट्रेशंस पे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। एंड ऑल्सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों का पूरा एक ही पार्ट में वीडियो बनाऊँ या फिर इलस्ट्रेशंस का अलग वीडियो एक पार्ट में और क्वेश्चंस का एक पार्ट में। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इस वीडियो में मैं इसको इतना ही रखती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।